गुड आफ्टरनून बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? आफ्टरनून सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो आज अपन करना है स्ट्रेट कंडक्टर पर प्लस सर्कुलर लूप। तो देखिए हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर लॉन्ग वायर हो, लॉन्ग वायर, और इसका अगर फील्ड निकालें अपन, तो इसका फील्ड अगर निकालते हैं हम तो बी वायर आता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। यानी यहां से अगर आप देखें तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी, यानी डिस्टेंस बदलते जाएंगे तो ये बदलता जाएगा। और यहां पर अगर आप सारी चीजों को देखिए तो रेडियस भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 आर, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है। अगर सेंटर पे निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी कांस्टेंट। आज हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर और इनको ऐड किया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम ऐसा ले लें कि एक सर्कुलर वायर कॉइल है अपने पास, लूप है, ये सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, और इसमें दो स्ट्रेट कंडक्टर्स भी जोड़ दिए गए, ऐसा और एक ऐसा। अब इसमें करंट आई अगर हमने फ्लो करा ली तो ये करंट आई इसमें ऐसे जाएगी और इसमें ऐसे जाएगी। यानी हमारे पास अब इसमें तीन पार्ट हैं और ये लॉन्ग वायर्स हैं, यानी ये अभी इधर इनफाइनाइट तक है, ये अभी इधर इनफाइनाइट तक है। तो इन लॉन्ग वायर्स का अगर हम फील्ड निकालें इस पॉइंट सेंटर ओ पे, तो हमारे पास देखिए एक स्ट्रक्चर है ये P, एक है Q और एक है R। तो हम सबसे पहले निकालेंगे BP। तो BP एक स्ट्रेट कंडक्टर है लेकिन उसके एंड पे निकालना है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखें तो वो भी R है, तो ये हो जाएगी R। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसमें करंट अप जा रही है, यानी थंब को अप डायरेक्शन में, तो हमारे पाम से अंदर की ओर जा रहा है, तो पर प्लेन में इनवर्ट डायरेक्शन। इसी तरह बी क्यू निकाल लेते हैं, तो बी क्यू एक सेमी सर्कुलर क्वायल है, तो सेमी सर्कुलर क्वायल होगी तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर, और इसका डायरेक्शन अगर देखें तो यह भी है डाउनवर्ड। अब निकालते हैं एक वायर बी आर, तो बी आर की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि बायो-सेवर्ट्स लॉ से इसका एंगल है आपका, इसका अगर एंगल देखेंगे तो ये एंगल है आपका 180। तो अब हमें अगर नेट फील्ड निकालना हो, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो B इक्वल टू हो जाएगा BO BP प्लस BQ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, आएगा ना? कोई दिक्कत किसी को? 4 पाई। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है जया, जो भी बच्चा बोल रहा है, मैं हम तो सर यहाँ वहाँ बी क्यू के म्यू नॉट अपॉन 4 पे आना चाहिए ना? कहाँ पे? नहीं, ये बेटा सर्कुलर लूप है, तो देखिए ना सर्कुलर लूप में यहाँ 2 रहता है, 2, तो अब इसका आधा करेंगे तो आएगा 4। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब देखिए इसमें एक ऐसा भी डायग्राम ले लेते हैं अपन कि एक हमारे पास सर्कुलर लूप है और इसमें यूं एक वायर है और एक वायर ऐसी है, ऐसा ले लिया गया इसी स्ट्रक्चर, तो इसको P मान लेते हैं सिगमेंट, ये Q और ये R सिगमेंट, और इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं कैपिटल स्मॉल r ले लिया जाए, स्मॉल r इज द रेडियस। अब अगर हम BQ निकालते हैं, BP निकालते हैं, तो BP की वैल्यू, करंट देखिए, एक मिनट, करंट हम ऊपर वाले में गलत आ गई है, ये वाला नीचे की ओर फ्लो करा दो, ये नीचे ऐसा करंट है, तो ये इधर की ओर आ रही है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे। अब किसी का जीरो होगा क्या? किसी का जीरो? तो अब किसी का जीरो नहीं दिख रहा है, खैर देखते हैं। तो अब बीपी निकालते हैं, तो बीपी की वैल्यू आएगी, स्ट्रेट कंडक्टर है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। अब इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये करंट जा रही है नीचे और पॉइंट है इधर, तो ये करंट नीचे और पॉइंट है इधर, ऐसा, तो किधर आएगा? पेपर प्लेन में अप।
तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी पेपर प्लेन में अप। अब निकाल लेते हैं बी क्यू, तो बी क्यू हो जाएगा, चूंकि सर्कुलर है तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। अब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो पेपर प्लेन में डाउन। अब आते हैं हम बी आर की बात करते हैं, तो बी आर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। इसकी डायरेक्शन देखें तो करंट है इधर, यानी ये आएगा पेपर प्लेन में डाउन। तो अब जरा देखिए, इन दोनों को अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट, ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। अब बचेगा आपका बी ओ की वैल्यू केवल और केवल बी क्यू के बराबर बचेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये कैंसिल कर, तो ये तो हमारा सब का सब 2D में है। अब जरा यहां देखिए, एक ऐसा ले लिया जाए कि ये हमारा एक प्लेन है, ये ऐसे एक प्लेन लिया जा रहा है, ये एक प्लेन है और यह भी एक प्लेन ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, ऐसे लिएगा। जैसे बुक को ओपन कर लिया जाए, कुछ ऐसा है आपका, ये ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें हम वायर्स बना लेते हैं, पहले एक्सिसेस डिसाइड कर देते हैं। तो ये एक्सिस हमने मान ली है एक्स, या इसको वाई मान लो, इसको मान लिया है एक्सिस वाई। यहां पे है ओरिजिन, ये है ओरिजिन ओ, ये एक्सिस है एक्स और ये एक्सिस है जेड। तो एक्सिसेस में कोई समस्या किसी को? एक्स, वाई और जेड। अब हम सर्कुलर, अब वायर्स लेके आते हैं, तो इसमें एक लॉन्ग वायर यूं आ रहा है और ये उसके बाद सर्कुलर कॉइल बनाया और बाद में ऐसा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा देते हैं। अब कोई एक बच्चा माइक ऑन करेगा, उससे बातचीत, ये लॉन्ग वायर्स हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसमें भी हमने वायर के नाम ले लिए, इसकी रेडियस ले लो स्मॉल आर और वायर्स के नाम ले लिए जाएं, तो इसका नाम हो गया P, ये Q और ये R। तो देखिए, अगर हम इनफाइनाइट ये B P निकालते हैं तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वाली एक्सिस आपकी, ये वाली एक्सिस एक्स है, तो इस बोर्ड के अंदर कौन एक्सिस जा रही होगी? -X. माइनस। ऊपर की ओर जेड एक्सिस है तो नीचे की ओर माइनस। इधर वाई है तो इधर माइनस वाई। ठीक है, अब अंजलि केवल माइक ऑन रखे, बाकी लोग माइक बंद करिए। केवल अंजलि। अंजलि बेटा, बीपी की वैल्यू बोलो, क्या लिखूं मैं? पहले तो वैल्यू, बाद में डायरेक्शन। Mu naught I upon 4 pi R. और पाई आर, शाबाश। अब इसकी डायरेक्शन, तो ये वायर है और करंट अंदर जा रही है, पॉइंट ऐसा है, किधर की ओर? Inwards अंदर की तरफ. नहीं, किस एक्सिस? अब एक्सिस के टर्म में बोलना है। ये वायर जा रही है, ये वायर है अंदर, -X. करंट, ये किधर आ रहा है? -X. नहीं, माइनस जेड ना, माइनस जेड, यानी यहां लिखूंगा माइनस के कैप। Yes, sir. क्लियर है? Oh, yes, sir. Sir. चलिए, अब जया माइक ऑन करें, बाकी लोग माइक बंद रखें। Yes, sir. चलिए बेटा, अब सर्कुलर कॉयल वाला आप बोलिए, BQ की वैल्यू आप बोलिए। BQ क्या लिखूं? 4 pi mu naught 4 upon I by A. म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। डायरेक्शन, BQ. डायरेक्शन इसका, ये करंट आई है। करंट कैसी है जया? करंट कैसी बेटा? Circular. क्लॉकवाइज है तो पेपर प्लेन के अंदर। पेपर प्लेन के अंदर कौन सी एक्सिस है? Z. नहीं, -X. पेपर प्लेन के अंदर कौन सी एक्सिस है? -X। ये ऐसा जाएगा। चलिए नेहा, अगला माइक नेहा ऑन करें। नेहा सेन। नहीं ऑन हो पाएगा तो बता देंगे चैट में कि सॉरी सर नहीं ऑन हो सकता।
चलिए कृति बेटा आप माइक ऑन करें। हाँ बी आर बता बेटा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, शाबाश। इसकी डायरेक्शन करंट आ रही है ऐसे, करंट ऐसे, और पॉइंट है इधर, किधर? माइनस वाई माइनस जेड। चेक इट। नीचे। हाँ ठीक है। यस देखो ये अगर अपन बात करें, सर ये आपने ये एक्स वाई ले लिया ना तो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। क्या हो रहा है? जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा एक्स लेते हैं ना। हाँ लेते हैं, तो उससे क्या मतलब, हम तो बदल दिए ना, क्वेश्चन में बदल दिए, हमें बदलना मना तो है नहीं। एक्स वाई जेड एक्सिसेस ये हमारी चॉइस पे होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारे चॉइस पे नहीं है। बात समझ में आई बेटा? जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो यही हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लेकिन इसको मैं वर्टिकल को एक्स एक्सिस मान लूं, कोई मना नहीं कर सकता, और हॉरिजॉन्टल को वाई एक्सिस मान लूं, कोई मना नहीं कर सकता। तो मैं अपनी चॉइस से, तो मैंने इस वाली बोर्ड के पेपर प्लेन के अप एक्स एक्सिस माना, बोर्ड के पेपर प्लेन के डाउन माइनस एक्स एक्सिस, बोर्ड के पे ऊपर जेड, बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल वाई। अभी क्लियर है? यस सर। सारे डायरेक्शंस को देखिए, किसी में कोई डाउट? नो सर। एक मिनट जरा। यहां पे 3 डायमेंशनल बोर्ड नहीं है, तो आपको दिखाता डायग्राम, ठीक है? मैं एक दिखाई देता हूं आपको डायग्राम को। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आप अपनी अपनी कॉपी में इस तरह ड्रॉ करिएगा, अपनी अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके का आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस सर। अब जरा इसको देखिए, ये 3D कैसे बनाया गया है। एक मिनट, ये देखिए 3D कैसे, ये ऐसा था, मैंने डायग्राम ऐसा था, लेकिन अब इस प्लेन को यूं कर दिया ऐसा, तब आपको एक प्लेन तो दिख नहीं सकता ना, केवल यही सर्कुलर वाला दिख रहा होगा, है कि नहीं? अब इसमें एक्सिसेस मैंने मान ली। अब जरा देखिए, ये ऊपर वाली एक्सिस को मैंने जेड माना है, इधर वाले को वाई माना है, और अपनी तरफ वाले को एक्स माना है, ऐसा, ये ऐसा है। लेकिन जब 3D किया तो देखिए ये आया एक्स, अब एक्स एक्सिस आपको नहीं दिख रही होगी, यस केवल वाई और जेड दिख रहा होगा आपको, यस वाई और जेड, केवल वाई और जेड। ये देखिए ये ऐसा है, तो ये डायग्राम यूं बना हुआ है। अब इसको जब एक्स एक्सिस ऐसे, अब 3D में चूंकि मैंने यहां 3 डायमेंशनल प्लेन ही बना लिया था, तो ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है? अब इस वाले वायर का आप देख रहे हैं फील्ड जो आ रहा है, इस वाले वायर को अगर ऐसे बनाएं तो इसकी करंट ऐसे दिखाओगे डाउनवर्ड, ये पी वाला वायर है, तो इसके इधर पॉइंट आएगा नीचे की ओर, ये आएगा बीपी, और इधर ऊपर जेड है तो नीचे माइनस जेड, तो यहां माइनस के। यस सर। अब इस वाले को देखो, ये सर्कुलर वायर है और अंदर की ओर इसका फील्ड आएगा, इसका फील्ड आएगा बी क्यू की डायरेक्शन पेपर प्लेन में डाउन, और पेपर प्लेन में डाउन कौन सी एक्सिस है? माइनस एक्स। माइनस एक्स, तो माइनस आई। फिर देखिए ये वाला वायर ऐसा था, ये ऐसा वायर है, ये जो पेन मैंने पकड़ा इधर, अब इधर की ओर करंट तो थंब आपकी ओर, तो जरा देखिए ओ पॉइंट पे किधर धक्का दिया जा रहा है, नीचे ना, माइनस के। अभी क्लियर है? यस सर। तो इस तरह का ये डायग्राम आप भी अपनी रफ कॉपी पे ऐसे पीछे वाले पेजेज पे बना लीजिए, आपको डायग्राम दिखेगा। एक
किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए अब इसी को देखिए, नो सर। यही जो आपका है देखिए वही डायग्राम वापस, लेकिन ध्यान दीजिए अब की क्या किया मैंने, ये वाले पेज को ऐसे फाड़ दिया यूं। अभी मैं आपको वो पेज फाड़ करके दिखाऊंगा कि हुआ कैसा ऐसे। अब ये प्लेन को मैं सीधा ऐसे लेते आया, यानी वो जो कॉपी थी उसको मैंने बीच से एक्स एक्सिस पे यूं फाड़ दिया ऐसे। तो आपको डायग्राम में भी मैं दिखा रहा हूं बोर्ड पे। अब जरा देखिए, अब जरा डायग्राम देखिए, ये वाले को तो इसी में पकड़ के रखा है मैंने, ये वाला ऐसा ही है, यस सर। दिख रहा है, और एक नीचे गया, दिख रहा है भैया सुहानी? सर थोड़ी और ऊपर कीजिए। ये ऐसा ही है, और ये वायर नीचे गई यस प्रदीप्ति। सर। तो ये अब मैंने वायर को यूं बना लिया, ये वायर ऐसा आएगा और इसमें करंट ऐसी चली जाएगी। ये इसी का अगला एग्जाम्पल, जो भी नंबर आपका हो। अब एक एक पे आते हैं, तो जरा देखिए बीपी तो सेम रहेगा, है कि नहीं? यस सर। इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई छोटू आर पे, और किधर की ओर ये था? माइनस के। माइनस। शाबाश। अच्छा, बी क्यू की वैल्यू भी सेम होगी, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर, ये किधर था? माइनस ऑफ आई। लेकिन बी आर अब बदल जाएगा, बी आर की वैल्यू क्या लिख दूं मैं? म्यू नॉट। वैल्यू तो सेम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस एक्स में माइनस एक्स। माइनस एक्स। माइनस आई। भैया किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो प्लीज लेट मी नो। क्लियर सर। देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होंगे? ऐड। ये दोनों हो जाएंगे ऐड, और इसके साथ सब्ट्रैक्ट। अब इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखेंगे जो भी आएगी उससे ये माइनस हो जाएगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कौन कौन से ऐड होंगे? ये दोनों होंगे आपस में ऐड। साथ परपेंडिकुलर, सीधे नहीं घटा सकते, बता दूं। जब दो वेक्टर, जैसे एक ये वेक्टर है के और इधर है आई, मान लो माइनस आई, तो इन दोनों 90 एंगल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? के का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर। तो खैर आपसे ये पूरा नहीं, केवल इनमें से कोई एक पूछेगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। यस सर। यस सर। चलिए एक बार आर का डायरेक्शन और बता दीजिए। किस वाले में? फर्स्ट डायग्राम बेटा या सेकेंड? नहीं, सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में। यहां देखिए अब ये वायर चली गई नीचे, ये नीचे ऐसे, यस सर। और अब करंट जा रही है नीचे, तो मैंने थंब को कर दिया नीचे और फैली हुई उंगलियों को उस ओ पॉइंट की ओर। जरा देखिए किधर धक्का दिया जा रहा है, अंदर की ओर। अंदर की ओर। और पेपर प्लेन में अंदर की ओर कौन है? अगर बाहर प्लस एक्स है तो अंदर कौन है? माइनस एक्स। माइनस एक्स। माइनस एक्स के लिए क्या लिखते हैं बेटा? माइनस आई। ठीक है सर। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा, अब देखिए इसमें आपको पता है अगर आएगा तो थोड़ा समय ले जाएगा ये, है ना, लेकिन इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर प्लस स्ट्रेट। अब देखिए इसमें एक और लेते हैं हम, अपन ऐसे लेते हैं, ये है सर्कुलर कॉइल और इसको थोड़ा सा हमने यहां इरेज कर दिया ऐसा, और इसमें लगा दिया स्ट्रेट कंडक्टर, एक इधर और एक इधर। ये करंट जा रही है आई और इसका रेडियस ले लिया आर, तो इसमें करंट गई ऐसी और इधर से बाहर निकल गई। अब इसमें भी 3 सेगमेंट हैं, एक पहला ये वाला P मान लीजिए, Q मान लीजिए और R मान लीजिए। ये 3 सेगमेंट हैं अपने पास, ठीक है।
ये 3 सेगमेंट अपने पास हैं ऐसे। चलिए समीक्षा, समीक्षा बेटा। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे बीपी की वैल्यू विथ डायरेक्शन। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो डी यहां क्या लिखूं? डी यहां पर डी आर होगा, आर होगा। हाँ, और डायरेक्शन बेटा क्रॉस में होगी, मैं सॉरी डॉट में होगी। ये वाला ऐसा है, ये रहा करंट इधर तो ये ऊपर, यानी ये पेपर प्लेन में अप। Yes, चलिए sir. अब देखते हैं हम बी क्यू। बी क्यू तो सिद्दीकी, यस सर। चलिए अब आपकी बारी। बी क्यू आप बताइए बेटा। म्यू नॉट आई बाय 2r म्यू नॉट साइड आई क्रॉस बाई होगी। 2r किधर? क्रॉस की अंदर की तरफ। क्रॉस पे, ये होगा क्रॉस पे। ठीक है, अब देखिए बी आर की वैल्यू, ये प्रदीप्ति, प्रदीप्ति चलिए आप बताओ बेटा बी आर का वैल्यू विथ डायरेक्शन। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 4 पाई आर आउटसाइड। इधर, ये करंट ऐसा अप साइड। तो देखिए ये दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी अगर मुझे बी ओ निकालना हो तो हम ये दोनों को ऐड कर दें तो बीपी और प्लस बी आर, ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू छोटी वैल्यू आएगी, नहीं सॉरी बड़ी हो जाएगी ना। हाँ, और ये वैल्यू हो कितनी गई वैसे, अगर इसी की बात करें इन दोनों की, तो ये क्या म्यू नॉट बाई 2 पाई हो जाएगा। Yes, 2 sir. पाई आर। I- अच्छा, अब जरा ये बताइए जो अगली वाली वैल्यू है, अगली वाली वैल्यू अगर हम देखेंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा बी क्यू को। Yes, क्यू तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। अब जरा बताओ ना कौन वैल्यू बड़ी और कौन छोटी है? म्यू नॉट आई बाय 2r बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है। यस सर। इसका अगर फाइनल ओ पे फील्ड देखा जाएगा तो आएगा डाउनवर्ड। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। वैल्यू ग्रेटर है, ऐसा आएगा। हमेशा जो वैल्यू बड़ी रहती है उसी की डायरेक्शन में। हाँ, हमेशा ऑब्वियस सी बात है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये किसकी आवाज थी? किसकी? जया। जया दीदी ये बताइए, ये रहा एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट अगर मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, अगर ऐसा हो जाए तो रिजल्टेंट किसकी ओर झुक जाएगा? ए की ओर। यानी अगर एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा तो उस समय अल्फा इज लेस देन बीटा, और अगर ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी तो उस समय रिजल्टेंट किधर भागेगा? बी की ओर। यानी उस समय बी की ओर जाएगा तो बीटा इज लेस देन अल्फा। बीटा इज ग्रेटर। बीटा छोटा होगा ना? ग्रेटर होगा। अरे बीटा इज, अरे ये देखो लिखा क्या है, लिखे पे ध्यान दीजिए, लिखा क्या है? बीटा इज लेस देन अल्फा, क्योंकि मॉड ऑफ बी बड़ा तो रिजल्टेंट आपकी किसकी ओर जाएगा? बी की ओर। बी की ओर। तब जरा एंगल देखो ना, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट आर। बात समझ में आई? यस सर। और अगर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर हो जाएं तो उस समय अल्फा और बीटा आपस में बोलो जाए। सीधा। ये प्रैक्टिकल आप सोचें, इसको तो बहुत ही प्रैक्टिकल आप सोच सकते हैं। इसको बहुत प्रैक्टिकल सोचो कि आपके दो दोस्त हैं जया, एक दोस्त के पास 100 रुपए हैं और एक दोस्त के पास 50 रुपए हैं, और आपके पास कुछ नहीं है। आप किधर की ओर इंक्लाइंड होगे? 100 रुपए वाले के साथ या 50 वाले के साथ? 100 वाले के साथ। 100 वाले। ईमानदारी भाई, यही यही प्रैक्टिकल लाइफ है। अब आपको पता चल गया नहीं यार, बी वाले के पास 500 है और इनके पास 100 है, तो आपका इंक्लिनेशन किधर होगा? बी की तरफ।
बी की तरफ। अब पता चले इसके पास भी 100 है, उसके पास भी 100 है, तो आप बीच में रहोगे, है कि नहीं? तो अल्फा बीटा बराबर, सीधा प्रैक्टिकल। क्लियर है ये? यस सर। भाई इसमें जो वैल्यू बड़ी होगी हमेशा रिजल्टेंट उसकी ओर आएगा, यानी उसी के हिसाब से डायरेक्शन देखें। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा एक सर्कुलर आर्क का भी आता है, सर्कुलर एक आता है सर्कुलर आर्क, मतलब एक ऐसा आर्क है जो कि सेंटर पर अल्फा एंगल बनाता है। ये सेंटर पर अल्फा एंगल बनाता है, तो यहां पर b की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, जो भी रेडियस है, इंटू अल्फा। ये इसका फॉर्मूला होगा सेंटर के लिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम इसी का एग्जांपल। इफ एग्जांपल ले लो, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, ये करंट आई फ्लो हो रही है और रेडियस आर है, कैपिटल आर रेडियस है, तो बी ओ की वैल्यू बतानी है, बी ओ की वैल्यू बतानी है। कौन बताएगा? निमांश। यस सर। चलिए आप बताइए, क्या लिखूं मैं? सर ओ पॉइंट के लिए, हाँ ओ पॉइंट पे, ये रहा ओ पॉइंट, ये है फॉर्मूला, ये है, पुट करके बताना है। अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। चेतना, आप Yes, बताओ, sir. आप बताओ बेटा। दीप, दीप गुप्ता, तृप्ति यादव, यस सर। तृप्ति यादव, आप बताओ बेटा क्या लिखूं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 60। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 60। कितने लोग इनकी बातों से एग्री करते हैं? वो लोग चैट बॉक्स में थम्स दिखाएंगे कि इनकी बात से हम एग्री करते हैं। वो डिवाइड बाय 360 होगा ना। यस सर। अनुप्रिया, पाई बाय 3 लिख देंगे वहाँ पे। अरे मैंने ये बोला कि जितने लोग इनकी बात से एग्री करते हो थम्स दिखाएं, जो लोग नहीं एग्री करते वो नो लिखें, बोलना नहीं है। 2 नो आ गए हैं, बहुत सारे लोग नो, अच्छा कई लोग यस भी हैं, ओके गुड, कुछ लोग यस में हैं, शाबाश। चलो वीएन चौधरी, आप माइक ऑन करो, बताओ बेटा इसमें क्या आप डिसएग्री हो? सर उसमें 60 बाय 360 करेंगे तो म्यू नॉट बाय आई 24 आर आएगा। अच्छा 60 बाई 60 कर देंगे। अच्छा चलिए कृति आप बताइए, आप इनसे डिसएग्री क्यों हैं? सर इसमें म्यू नॉट आई बाय 2 आर और थीटा बाय 360 होना चाहिए, तो 60 बाय 360 करना था। तो 60 बाई 360 क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा है? हाँ मतलब 1/6 पूरा आंसर म्यू नॉट आई बाय 12 आर इनवर्स आएगा। अच्छा इतना आप भी बताएंगे कुछ बेटा इसमें? नेहा सेन, अगर आपका माइक नहीं ऑन हो पा रहा बेटा तो एक बार बता दो कि नहीं ऑन हो पा रहा। रिति झा, बेटा आप बताओ इसमें क्या डिसएग्रीमेंट है? रिति। यस सर। सर वैल्यू रेडियन में पुट करनी है। वेरी गुड। देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आप लोग ये जो अल्फा है सब सही बताया इन्होंने, ऑलवेज इन
ऑलवेज इन रेडियन। pi/3 लिखेंगे। मैंने भी ये आंसर बताया था, ये सब कुछ सही है, डिग्री में नहीं, ऑलवेज इन रेडियन। तो यहां लिखेंगे 60 का π/3। समझ में आया? अब पाई पाई कट जाएगा, वैल्यूज इसमें। तो जब भी एंगल अकेला, ऑलवेज इन रेडियन लिख लीजिए ज्ञान के कॉलम में। सभी लोग ज्ञान का कॉलम जान रहे हैं? यस सर। ज्ञान के कॉलम में लिख लीजिए, जब भी एंगल अकेला, ऑलवेज इन रेडियन। बेटा जब भी आएगा, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी आए, जब भी एंगल अकेले आए, अब साइन कॉस के साथ आता है तो बेसिकली वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए वहां पर साइन अगर मैं 30 लिखूं तब भी 1/2, साइन π/6 लिखूं तब भी 1/2, तो अंतर नहीं होगा। लेकिन जब भी एंगल अकेला, ऑलवेज इन रेडियन। ज्ञान के कॉलम में लिख के बताइए, डन और नॉट डन? डन सर। Done, sir. अच्छा, इससे हम चेक कर लेते हैं, अगर ये मान लो सेमी सर्कल होता, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का क्या लिखते? पाई लिखते, पाई पाई। सेमी सर्कल के लिए एंगल बनता पाई, पाई रखते तो μ0I/4 सही आ रहा है। अगर पूरा सर्कल होता तो अल्फा की वैल्यू लिखते 2π, 2π से कट जाता तो μ0I/2r आ जाता। तो बेटा फॉर्मूला चेक इस तरह होगा, और ये जनरल फॉर्मूले की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले की तरह यूज किया जा सकता है। अब देखिए, इस पे जो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था वो ऐसा था कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, मतलब सेमी सर्कुलर ना बोलें, सर्कुलर आर्क है, और वो यहां पर एंगल जो बना रहा है वो एंगल है 45। करंट आई आ रही है, करंट ये भी आई हुई, यह भी आई हुई। अब आपके पास 3 स्ट्रक्चर हैं, 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो बी पी, बी क्यू और बी आर, ये तीनों लिखना है, बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेहा आपका माइक नहीं ऑन हो रहा बेटा। नेहा, चलो संस्कृति सिंह, संस्कृति सिंह। Yes, sir. बेटा जरा बीपी बताना, क्या आएगा बेटा? बीपी So μ0I/4πr. μ0I/4πr, ठीक है। R इज रेडियस। Yes. डायरेक्शन, So direction होगा sir out. आउट। जितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं वो लोग थम्स दिखाएंगे, जितने लोग, बाकी लोग नहीं, नहीं नहीं, बाकी लोग कुछ नहीं लिखेंगे। जितने लोग एग्री करते हैं वो, कोई थम नहीं है। चलिए प्रदीप्ति, आप एग्री क्यों नहीं है? सर 0 होगा, 0 क्यों बेटा? क्योंकि एक्सेस पे है। क्योंकि ये वाली वायर जो है सीधा वही पॉइंट पे है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0। समझ में आया बेटा संस्कृति? Yes, sir. और यह भी बी आर भी हो जाएगा 0। 0. ठीक है, गुड, शाबाश। चलिए क्षितिजा पाटिल। Yes, sir. चल बेटा, ये अब क्यू वाला आप बताइए, क्या लिखूं मैं? बी क्यू μ0I/4πr into π/4. μ0I/4πr 4πr इंटू π/4. π/4, तो ये तो कट गया, और 4 और 4 हो गया 16। तो अब लिखते हैं, तो बी क्यू की वैल्यू फाइनली आ रही है μ0I/16r, क्रॉस. और डायरेक्शन होगी पेपर प्लेन में डाउन।
कितने जितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं थम्स दिखाइए या यस लिख दीजिए। कृति वेरी गुड, सभी लोग मोस्टली एग्री हैं, शाबाश। तो देखिए ये है आसान, बट छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कहीं हमसे ऐसा ना हो जाए कि हमने जल्दीबाजी में 30 रख दिया, 37 रख दिया, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो अपन ने कल क्लास पढ़ी थी उसमें एक फाइनाइट लेंथ वायर लिया गया था, ये आई करंट थी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी था और यहां एक पॉइंट पी दिया हुआ था। कुछ एंगल्स दिए हुए थे, जैसे ये अल्फा दिया था, ये बीटा दिया था। तो इसका फॉर्मूला शायद आया था बीपी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको वो ना दे करके ये एंगल दिया हो थीटा 1 और ये एंगल दिया हो ये एंगल दिया हो थीटा 2, अब क्या करेंगे? अब आपको ऑब्जर्वर यहां से नहीं, ये एंगल्स मेजर दिए जाएं, तो क्या करेंगे? तो देखिए इसी का फॉर्मूला हो जाएगा और B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, साइन की जगह अब आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए बेटा। तो ये वाले फॉर्मूले को भी आपको याद करना है। करने के लिए करेंगे क्या? 1 2 का 4। और कितने लोगों को जानना है सर ऐसा क्यों? तो उनको बताया जाए ऐसा क्यों। पलक जानना है बेटा ऐसा क्यों? अच्छा रीति कह रही है सर ऐसा क्यों जानना है अपन को। पलक हाँ Yes, सर। चलो ठीक है। चलिए देखिए ऐसा क्यों, तो जरा यहां देखिएगा। ये वाला एंगल को क्या मैं लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस थीटा 2। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई ये जो इतना बचा हुआ एंगल था ये वाला, अच्छा ये एंगल 90 है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अल्फा प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं बेटा ऐसा? Yes, sir. क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो लिख दिया। अब जरा देखो 180 कट गया, यानी थीटा 2 की वैल्यू मिल रही है हमें 90 प्लस अल्फा। हाँ या ना? Yes, sir. इधर से देखिए ये वाला एंगल है 90, मैं लिख रहा हूं थीटा 1 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, यानी थीटा 1 इक्वल टू 80 में से 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। चेक कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से चूंकि मेरे पास फॉर्मूला तो अल्फा और बीटा का है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी थीटा 2 माइनस 90 और यहां पर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा 2। ऐसा कर सकते, थीटा 1 कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. यही वैल्यूज आप याद रखिएगा, मैं यहां फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो हम लोगों को तो फॉर्मूला जो हम लोगों ने याद किया है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चलिए तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा
थीटा 2 19 माइनस 90, और ये अगर लिखूं तो प्लस साइन, इसकी वैल्यू कितनी थी 90 बीटा की, माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, चलिए अब देखिए यहां हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, Minus cos. ये हाँ ये वाला आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 90 माइनस थीटा 2 है, ये Yes, हो sir, जाएगा minus माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस cos theta. थीटा 1। तो अब बी का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस Cos थीटा theta 1 माइनस minus- कॉस थीटा 2। क्या ये वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने दूसरा लिखा था? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई यह भी फॉर्मूला अगर हम लोग याद रखें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, कभी ये वैल्यू दे दे। Yes, सर sir. डिस्टेंस कौन सी लेनी होगी फिर? कौन सी? डिस्टेंस सेम रहेगी? तब भी डिस्टेंस ऑलवेज बेटा परपेंडिकुलर, देखना डी इज परपेंड। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, सर अगर नी दी होती है तो फिर वो कोस या टेन लगा के फाइंड करते हैं। क्या लगा के? नहीं समझ में आया, बता। कोस थीटा और परपेंडिकुलर बेसिस है। जैसे ये देखिए इलस्ट्रेशन 5 दिख रहा है, Yes, sir. अभी लोगों को इलस्ट्रेशन 5 दिख रहा है। यस सर। तो इलस्ट्रेशन 5 में जरा देखिए ना, पॉइंट पी लाई आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, यहां है, लेकिन स्टिल हमने डिस्टेंस कौन सी ली है? डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अब एंगल ये वाला अल्फा 1 गिवन था और ये अल्फा 2 गिवन था। तो देखिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था वो यही बन के आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर हम डायरेक्ट याद रखते तो हम सीधा लिख देते, अरे अब वो पॉइंट बाहर हो या अंदर हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या लेनी है? परपेंडिकुलर। कोई समस्या? आई थिंक नो। नो सर। नो सर। तो ये इस तरीके से हम लोग के ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन किया जाए। अच्छा अब मान लीजिए एक ऐसा दिया जाए, ये क्वेश्चन जो है वो लेवल 2 का है। क्या तैयार है लेवल 2 का क्वेश्चन करने के लिए? Yes, sir. लेवल 2 का क्वेश्चन है। Yes, sir. चलिए देखिए ये क्वेश्चन में मैं बना रहा हूं। ये इस तरीके से, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, लॉन्ग वायर है, ये वायर है, ये है लॉन्ग स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है। इस स्ट्रिप की लेंथ गिवन है हमें, इस स्ट्रिप की लेंथ गिवन है, वो लेंथ में डेटा पे ही दे दूं आपको। इसकी लेंथ गिवन है कि ये वाली लेंथ b है और इसके एक एंड से ये वाले से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या करेंगे पहले तो आप ये बताएं। इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन A। क्या करें हम? बी से करंट एलिमेंट केवल एक माइक ऑन हो। समीक्षा बताना चाहती हैं, समीक्षा माइक ऑन कीजिए। इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। नहीं, पहले हम इंटीग्रेट करने से पहले कुछ मानते हैं।
हाँ एलिमेंट मानना पड़ेगा। कहाँ पे? यही स्ट्रिप पे, सेंटर पे ही मान लेते। स्ट्रिप पे एक हम मान लेते हैं भाई। अरे चलो ये पूरी करंट मान लेना, ये ऐसी है। अब आप कह रहे हैं कि स्ट्रिप मानना पड़ेगा, तो मैं एक पतली सी स्ट्रिप मान लेता हूं अकॉर्डिंग टू यू। अब इसकी मोटाई जो है वो dx मान लेते हैं, और dx बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा है। अच्छा, मुझे इसके अंदर करंट निकालनी पड़ेगी भाई, कि इसके अंदर कितनी करंट जा रही है, तो पूरी तो जाएगी नहीं, di। अब उस di की वैल्यू क्या होगी, तो पूरे लेंथ में कितनी लेंथ है, b लेंथ है, b विड्थ है, करंट i है, तो dx में कितनी होगी, ये हो गई हमारी करंट di। अब इससे इसकी डिस्टेंस ये मान लीजिए कि x है, तो अब हम लॉन्ग वायर मान सकते हैं इसको, पतली सी वायर है dx मोटाई की, तो हम इसका लिख देंगे db इक्वल टू म्यू नॉट di बाई 2 पाई, लॉन्ग वायर है, और कितनी डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस कितनी, x। यस सर। di की वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट i बाई 2 पाई b, और यहां हो गया 1 बाई x dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम, तो b निकल आएगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस है a और मैक्सिमम डिस्टेंस है a प्लस b। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा चेतना, लॉग की टर्म्स में। इसका इंटीग्रेशन बेटा चेतना 1 बाई एक्स डी एक्स। लॉग। ये कोई और बोल रहा है, चेतना क्या आएगा बेटा, चलोगे। लॉग आएगा। यानी b की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई b ln x, और कहां से कहां तक, a से लेकर के a प्लस b तक। अब एक बार x की जगह a प्लस b और एक बार b केवल, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई b, और ये हो जाएगा ln a प्लस b माइनस ln a। अब log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो b की वैल्यू मिली फाइनली म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई b ln a प्लस b अपॉन a। ये हमारी नेट वैल्यू मिलेगी। तो इसमें देखिए एक इंटीग्रेशन है जो आपके लिए, इंटीग्रेशन नया चीज एक पुराना चीज, पुराना। इंटीग्रेशन न्यू थिंग। कब से पढ़ते हो इंटीग्रेशन, सत्यजीत सर ने सिखा दिया। किसने, सत्यजीत सर। अच्छा सत्यजीत सर ने सिखा दिया। नहीं, इसके पहले कब से पढ़े थे, 11th से सर। 11th। हाँ, इसके पहले कभी, नहीं पक्का। यस सर। अच्छा, कितने लोगों को स्टिल इंटीग्रेशन टफ लगता है, एकदम ईमानदारी से, कि कभी कभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता हमसे। सर आप तो बंद होते हैं नहीं, दो तीन लोग एक साथ बोल रहे हो तो इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, एक एक करके। संस्कृति आप बोलिए। सर जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं तो बन जाते हैं। ये वाले में कॉम्प्लेक्स था, इजी था, इजी था, ये तो डायरेक्ट था ना। ये वाला इजी था। चलिए, वैसे जानते हो इंटीग्रेशन आप करते आ रहे हो केजी से, यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन क्लास केजी से शुरू है। वो जो आप कलर करते थे ना, कलरिंग, दैट वाज इंटीग्रेशन। आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है इंटीग्रेशन से, याद आ रहा है आपने इंटीग्रेशन, जैसे आपको दिया जाता था एक पेज, ये एक पेज था, इस पेज पे आपको कहा जाता था कलर करो, तो आप भी मस्त कलर लेते थे और करना चालू।
और आपको कहा जाता है बाउंड्रीज बाहर नहीं निकलना, तो आप इसी बाउंड्री के अंदर कुछ भी कलर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट। यस सर। यस सर। और इसी में जब आपको दोबारा स्टेप पे दिया गया कि बेटा ये पेज पे गोला बना दिए, इस गोले से बाहर नहीं जाना और इसको ब्लू बनाओ, पानी का ब्लू बनाओ, बनाते थे नहीं, दैट इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन। यस देखो सर। दोनों केसेस में एरिया कवर हो रहा है, तो ये करते थे अपन एरिया। तो इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, ये आपके लिए सबसे पुरानी चीज है। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया आपको बहुत लेट, फॉर्मूला दिया गया लेट, अब इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके स्ट्रेट कंडक्टर, और ये तो अब हम सीधे सीधे स्ट्रिप पे आ रहे हैं, तो क्यों ना हम सिलेंड्रिकल वायर्स लें। तो देखिए सिलेंड्रिकल वायर्स एंड अदर लेने के लिए हमें एक लॉ पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स, एम्पियर्स लॉ। अभी अपन ये पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ जो न्यू है आपके लिए। अच्छा, कोई इसके पहले गॉस थ्योरम कोई पढ़ा है क्या? यस सर। मैं अभी एक लोग पूछूंगा भाई, थोड़ी मेमोरी की बात कर ली जाए, ये हम हैं और थोड़ा सोच लिया जाए मेमोरी में। तो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, अच्छा इसकी याद क्यों आई मुझे? क्योंकि जब मैंने एम्पियर्स लॉ देखा तो इसमें ऐसा था बेटा, इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये लॉ है, अभी बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है ये। तो इसी तरह का लॉ एक गॉस में था, ठीक है। तो सुहानी गॉस थ्योरम रिकॉल कराएंगे आप थोड़ा सा? सिद्दीकी यस सर। गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस था सर उसमें। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल फ्लक्स। फ्लक्स मतलब आई समेशन ऑफ क्यू, क्यू बाय आई। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी। यस सर। बोलने का मौका मिलता है तो हम कुछ भी बोल दें, घबराना नहीं है, पहले बहुत कूल है ना। मेरी क्लास में ऐसे आप लोग बातचीत ऐसे ही करते हुए पढ़ाई होगी, मतलब ऐसे नहीं अचानक अरे सर मेरा नाम आ गया हम तो घबरा गए, कैसे बताएं। चलिए, तो ये गॉस थ्योरम किसके लिए था? फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फॉर इलेक्ट्रिसिटी ये गॉस थ्योरम है। चलिए कोई बच्चा बता दे फॉर मैग्नेटिज्म क्या आता है? गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इक्वल 0। किसकी आवाज है? सो मेरी। मेरी में मेरी का नाम बताओ। अच्छा रिति झा, 0। ऐसा क्यों बेटा? सर क्योंकि क्लोज लूप्स होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती हैं तो इसीलिए। तो फ्लक्स अंदर जितना, भाई ये बताता है कितना आउटवर्ड फ्लक्स या इनवर्ड फ्लक्स है। यहां तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। इसका रीजन है एज मैग्नेटिक लाइंस, नहीं सही बोला आपने, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज्ड है। चलिए कोई एक अब ज्ञान में यह भी बढ़ा लें कि गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन, चलिए ये कौन बताएगा? पहले वो बोलेगा कि हम बताना चाहते हैं, फिर वो बताएगा। चेतना का परमानेंट हाथ ऊपर ही है, तो अगर वो बताना चाहते हैं तो माइक ऑन करें, नहीं बताना चाहते तो हैंड डाउन करें उस पर। कोई बताएगा गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन? सर सिर्फ फॉर्मूला ही याद है, रीजन नहीं पता है उसका मुझे। नहीं तो रीजन के साथ ऐसे कहते आधा अधूरा नॉलेज। चलिए और कोई
चलिए सिद्दीकी आप फॉर्मूला बता दीजिए, बाद में रीजन मैं बता दूंगा। -4πgmm होता है। क्या होता है मतलब, मैं पहले यहाँ लिखूंगा ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूं यहाँ, -4π -4π gmm। GMM। यस सर। नहीं बेटा GMM नहीं, कहाँ पढ़ा आपने? सर GM ही होता है सिर्फ, हाँ मुझे याद है। आपने ये पढ़ा कहाँ? सर मॉड्यूल में ही पढ़ा था। कहाँ लिखा हुआ है? सर वो चैप्टर में ही लिखा है, उस चैप्टर में ही लिखा है, ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में लिखा है। यस सर। वो पेज नंबर बताओ, बाकी जनता ढूंढे उसे। सर देखती हूँ एक सेकंड। सभी लोग जरा बुकलेट नंबर 2 निकालिए ग्रेविटेशन के लिए, और ये पेज पे टिक कीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है, बता रही हैं सिद्दीकी, वो टिक कीजिए। पेज नंबर, आप लोग बेटा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर निकाल लीजिएगा, टिक करके रख लीजिए, बाद में काम आएगा। मिला? यहाँ मैं ओपन करूं क्या ग्रेविटेशन वाली बुक? शायद मेरी नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिल रहा, क्यों? नो सर, पता नहीं। नो सर नहीं है। नहीं है सर। कहाँ पढ़ा फिर? सर ये तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा है, इसलिए तो मुझे याद नहीं था ढंग से। अच्छा, क्या आपने यहां पढ़ा? ये कॉपी पढ़ी थी क्या जो आपको भेजी गई है? नो सर। अच्छा, उसके बाद भी पढ़ा और कहा अच्छा। देखिए बेटा जो आप तक नहीं पढ़ा ना हमने, हैं, एम्पियर्स लॉ नहीं हुआ ना अभी, तो यहाँ देखा भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर ये देखिए यहां पर एक गॉस थ्योरम लिख के दिया गया है, गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म और गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन, ये लिख के दिए गए हैं, है ना। और ये जो एक मिनट, जस्ट एक फाइल भेजनी है मुझे। तो ये यहां पे है बेटा, खैर एम्पियर्स लॉ, ये देखिए इस चैप्टर का नाम जानते होंगे, आपके इस बुकलेट का सबसे लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस सर। इसमें देखिए मैक्सवेल साहब ने कुछ इक्वेशंस दिए थे, मैक्सवेल्स इक्वेशन, इन्होंने 4 इक्वेशन दिए थे, जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 इसका क्या है? चलिए सिद्दीकी पढ़िए जरा, क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पढ़ाई है आप लोगों ने? यस सर। दूसरा पढ़िए बेटा, क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। चौथा लॉ क्या है? मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ। पढ़ने जा रहे हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैक्सवेल साहब ने कुछ ऐड किया। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको EMI का याद हो तो देखिए ये क्या है, इंड्यूस्ड EMF,
इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ d∅dt। जिन्होंने को भी थोड़ा बहुत EMI याद हो, अभी अगला वो तो अगला चैप्टर है। खैर, तो आप देख रहे हैं मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन किससे बनाए हैं? 4 पुराने साइंटिस्टों के इक्वेशन को इन्होंने जोड़ लिया है और अपना लॉ दे दिया कि मेरे इक्वेशन है। देखिए नाम मैक्सवेल इक्वेशन नहीं, जैसे कभी कभी बचपन में से कि अपनी कॉपी गायब हो गई तो स्कूल में किसी दूसरे की कॉपी चुराए, पहला पन्ना फाड़े और उस पर अपना नाम लिख दिए, वो अब कॉपी किसकी हो गई? अपनी हो गई। नाम मेरा तो अपनी कॉपी, तो ये हमारी अपनी कॉपी। ये इन्होंने यही किया, इन्होंने सारे लॉज जो इसके प्रीवियस दिए गए थे उन सबको किया कलेक्ट और उस पर हेडिंग लिखी कि ये मेरे लॉज हैं, मेरे इक्वेशन है। देखो मैक्सवेल इक्वेशन, जबकि पहला गॉस चोरी का, दूसरा मैग्नेटिज्म का गॉस ही चोरी का, तीसरा फैराडे चोरी का, चौथा एम्पियर्स लॉ में अपना नाम जोड़ दिया। हाँ, लेकिन एम्पियर्स लॉ में इन्होंने एक काम किया था, खैर वो बताने जा रहा हूं, फिर ये लेके आऊंगा। तो एक चीज जिन बच्चों ने पहली बार जाना है कि गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको लिख लें। कहां लिखेंगे? ज्ञान के कॉलम में। लिखिए गॉस थ्योरम। 2 आप लोगों को याद है, एक जोड़ लेना है, गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन जोड़ लीजिए और लिख के बताइए डन नॉट डन। ज्ञान के कॉलम में साफ सुंदर स्वच्छ गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन, IG है इंटेंसिटी, DS है दिस। चलिए, कई लोग डन लिखने में भी केवल D से काम चला ले रहे हैं। वेरी गुड। D से डन और D से डोंट डू। देखो कई लोग D भी लिख रहे हैं। अच्छा, DN मतलब नंबर ऑफ एटम। अच्छा, DN मतलब डन, ठीक है। तो भाई एक चीज नई ऐड हुई है तो इसे ऐड किया। यार कौन है? बहुत, 1 मिनट बेटा जस्ट होल्ड करिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो हम पढ़ रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो देखिए एम्पियर ने क्या बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर दें, DL लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको लाइन, मेरी आवाज जा रही है सभी के पास? बेटा मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। इसके पहले अगर इसका इंटीग्रल ऑफ DL कहा जाए कि करिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो आप क्या करेंगे? इसको पूरा कवर करेंगे। तो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DA। लेकिन अगर कहा जाए कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DL करो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DL कीजिए, तो बेटा लाइन में इंटीग्रेशन मतलब इसके चारों ओर अपन चलेंगे ऐसे। तो ये कैसा इंटीग्रेशन है? ये इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रेशन। और ये कैसा इंटीग्रेशन है? एरिया इंटीग्रेशन। दोनों ही क्लोज्ड है। ये एरिया इंटीग्रेशन है और ये लाइन। मतलब मुझसे कहा जाए कि एरिया, जैसे आप 2 तरीके से चल सकते हैं, मतलब किसी के से आराम से चलिए और चारों ओर ऐसे घेर दीजिए, नहीं ऐसे घेर दिया गया। ये मैंने एक गोला बनाया यहाँ पे ऐसे घूम घूम के, तो दिस इज लाइन। लेकिन अगर मुझे कहा जाए एरिया इंटीग्रेशन, पैर रगड़ के चल रहा हूं पूरा,
पैर में जितनी गंदगी है मैं पूरा रगड़ के चल रहा हूं, तो अब बताओ पूरी पूरी टाइल्स पे एरिया कवर होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. दोनों में अंतर समझ गए क्या करना है? अब Yes, sir. मैं बोलूं बेटा इसका एरिया इंटीग्रेशन करो इस गोले का जिसकी रेडियस आर है, तो आप लिखोगे ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं कहूं कि इसका लाइन इंटीग्रेशन करो, क्या करोगे? इसका लाइन इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा इंटीग्रल डीए बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल डीए, तो बोले सर पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे क्लोज्ड इंटीग्रल डीए बता दो, डीएल बताओ। 2 pi r. तो सर 2 पाई आर। यस तो यहां पर ये कैसा है? लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times of current enclosed in it. This law is known as Ampere's law. This law is known as Ampere's law. जैसे आपको मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि ये करंट है, एक बार हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता है ना, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला, कि अगर इसमें आई फ्लो हो तो बी कितना आएगा, अभी हम लोगों ने निकाला है। मान लो इसकी डिस्टेंस दे दी जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, हमें इसका फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सही। अब इसी को मैं एम्पियर्स लॉ से निकालने की कोशिश करता हूं। तो एम्पियर्स लॉ में इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी को ऐसे घेरेंगे, ये घेर दिया हमने, लाइन इंटीग्रेशन, चारों ओर चल के आए घूम घाम के। तो घूम घाम के चल के आए तो हमने लाइन इंटीग्रेशन कितना ड्रॉ किया होगा? इंटीग्रल डीएल कितना किया होगा? 2 पाई आर। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट। तो जब हम चारों ओर घूम के आए तो बोले अरे यार आई करंट अंदर की ओर है, तो आई। अब मुझे यहां से इंटीग्रल बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री, कैसे, जरा ये ध्यान देना बेटा, ये मैंने 0 कैसे लिखा है, जरा ये देखिएगा, ये वायर है, अब इसके चारों ओर मैं ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, देखिए। अब इस पॉइंट पे आ जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? अंदर। यस सर। और मैं गया भी किधर हूं? अंदर। जाते समय अंदर ही तो गया हूं। मैग्नेटिक फील्ड यानी दोनों की डायरेक्शन, cos 0 की वैल्यू 1। तो अब बी निकाल लिया और इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रल डीएल की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या देखिए सेम फॉर्मूला आया कि नहीं? यस यही तो करना है अपन को। अब तुमसे डायरेक्शन पूछा जाए, तुम लोग पहले पेपर पेन में डाउन। सर इसमें करंट अंदर वाला बस लेंगे ना? बस इधर कोई वायर है, अगर ये वायर है तो इसका नहीं लेंगे। और सर मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नेट आता है, अभी वही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होता है, अगर मैं ऐसा आपको दिखाऊं, ये करंट है आई और दूसरी वायर में करंट गई ये आई, और क्लोज्ड इंटीग्रल मैंने ड्रॉ किया ऐसा, यहां एक पॉइंट लिया P, तो आपका यहां से क्या आएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डीएल क्या आएगा? 0. क्यों 0? ये करंट नेट करंट प्लस जीरो दोनों का सम. बट ध्यान दीजिएगा, बट B मे नॉट बी 0,
बात समझ में आई? बिकॉज बी एट अ पॉइंट is net magnetic field. नेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहीं पे एक वायर दूसरी रख दो ना, तो देखिए मैंने मान लिया ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो इन दोनों की वजह से पी पे तो 0 है, लेकिन क्या इसकी वजह से 0 है क्या? नो इसकी वजह से सर। तो 0 नहीं है। यानी ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल आपका 0 आए बट बी 0 ना हो। जिस तरह सिमिलर टू गॉस थ्योरम में ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए 0 आ जाए बट ई मे नॉट बी 0। बात समझ में आई? Yes, सर हो सकता है टोटल फ्लक्स, जैसे अभी देखो गॉस थ्योरम में, जैसे सिमिलर इन गॉस थ्योरम जैसे मैंने ऐसा किया, यहां चार्ज है Q1 और एक चार्ज है ये प्लस Q1 है, और ये है Q1 प्लस 2 कूलम्ब और ये है Q2 माइनस 2 कूलम्ब। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया है इसका फ्लक्स कितना होगा? और यहां एक चार्ज Q3 भी है, 0 होगा फ्लक्स। Q3 इक्वल टू, हाँ Q3 इक्वल टू 3 कूलम्ब है। तो अब एक पॉइंट यहां ऐसा ले लिया, पॉइंट P, तो P पॉइंट पर इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए 0 है, yes sir, फ्लक्स 0 है। yes sir, E तो रिजल्टेंट है ना भाई, इस Q3 की वजह से होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो E हमेशा रिजल्टेंट। तो ये जो होता है हमारा, इसी तरह एम्पियर्स लॉ में B डॉट डीएल 0 आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि B भी 0 होगा, B मे नॉट बी 0, B की हो सकता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो। ये बात सभी को समझ में आई? डी डॉट डीएल जो रहता है वो बस अंदर वाले करंट के लिए एप्लीकेबल है ना? एकदम, जो भी गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर वाला ही होगा। बी मतलब जो हम लिखेंगे वो अंदर और बाहर दोनों वायर्स के थ्रू लिखेंगे। हाँ, अगर लिखने को है तो B इज नेट फील्ड, B इज नेट फील्ड। अब यहां देखो, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक पूरे आपके ग्रीन बोर्ड पे एक ही वायर है, तो P पर जो फील्ड होगा वो एक ही वायर की वजह से होगा, और P पर जो इंटीग्रल B डॉट डीएल होगा वो भी एक वायर की वजह से होगा, जो कि म्यू नॉट आई, और ये आ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। आप लोगों का भी संडे टेस्ट है क्या? यस सर क्या आ रहा है आपका? एमबीसी बिगनर बॉक्स 2 तक आ रहा है सर। एक बच्चा कोई बोले, जया बोलिए। कैपेसिटेंस और ये वाला चैप्टर बिगनर बॉक्स 2 तक आ रहा है। तो बिगनर्स बॉक्स 2 तक तो आपका हो ही गया है, कोई डाउट तो नहीं है आपको उस बिगनर्स बॉक्स में? नो सर। कोई डाउट? आपने बिगनर्स बॉक्स 2 तक शायद कर भी लिया है। 1 तक किया है सर। अच्छा, तो 2 का डाउट डिस्कशन कल कर सकते हैं क्या? yes sir, यस देखिए ये अपन 2 देखाते, ये रही अपनी बुकलेट। बिगनर्स बॉक्स 1 ये है जिसके मोस्टली क्वेश्चन अपन ने किए थे। 2 सर्कुलर लूप पे होगा। हाँ सर, ये है 2, नहीं ये तो गोल्डन की पॉइंट्स है, ये रहा 2। तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे 2 को, ठीक है? हाँ सर। yes sir, कल 2 को आप बोलिएगा, 2 को डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो ये एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? तो ये कहता है लाइन इंटीग्रेशन। जैसे अगर आप यहां बात करें, जरा कोई पढ़ेगा क्या दिया है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ? चलिए संस्कृति आप पढ़िए।
संस्कृति बेटा आप पढ़िए। संस्कृति लॉग आउट हो गए क्या? दीप, Yes, दीप sir. पढ़ना बेटा, क्या दिया है? Ampere circuital law states that lines integral of the magnetic field around any closed path in the free space and or vacuum is equal to mu time of the net current or the total current which is closing Crossing together our area, closing together the area. चलिए ये देखिए, इसमें अब यहां पर देख रहे हैं I1, I2, I3 आ रहा है। I1 और I3 की डायरेक्शन सेम है, I2 की अपोजिट है, तो अप वाले को पॉजिटिव लिया या डाउन वाले को निगेटिव। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई में I1 प्लस I2 माइनस फिर I3 फिर प्लस। ठीक है? Yes, sir. देखो इसको पढ़ने का, ठीक है, ये इसको पढ़ने का हमें एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन कि इसको हम क्यों पढ़ें, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर ऐसा हो कि एक आपके पास हॉलो ट्यूब हो, ये है हॉलो ट्यूब ऑफ रेडियस आर, और इसमें करंट फ्लो कराई जाए, तो करंट कहां फ्लो होगी? पूरे केवल बाहर बाहर होगी फ्लो। यस सर। अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है। इसको अंदर से भी आप देखोगे हेलीकॉप्टर व्यू इसका, तो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा है। अब एक पॉइंट ले लिया जा रहा है, एक पॉइंट। अब इसमें करंट केवल आई इसके सरफेस पे है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब इसकी रेडियस ले ली गई आर, इसकी रेडियस ले ली गई आर, और इसके एक्सिस पॉइंट से हम चल लेते हैं एक आउटसाइड पॉइंट। तो पहला गए आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट का मतलब हो गया आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? लूप बनाएंगे। सबसे पहले हम इस पे बनाएंगे क्लोज्ड सरफेस। तो ये रहा हमारे चलने का लाइन इंटीग्रेशन। अगर इसको आप यहां देखना चाहते हैं तो ये है बेटा, ऐसा दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई तो टोटल अंदर आई है, तो अब बी की वैल्यू लिखूंगा और क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये इंटीग्रल डीएल क्या है? 2 पाई स्मॉल आर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहां से आप b आउटसाइड देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, लाइक इनफाइनाइट वायर। अब इसी में आ जाओ सरफेस पॉइंट पे, दूसरा सरफेस पॉइंट। तो सरफेस पॉइंट के लिए छोटा आर और बड़ा आर आपस में इक्वल, यस सर। फॉर्मूले में रख दिया जाए तो बी सरफेस आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई कैपिटल आर। तो अगर आप कहोगे तो बी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 0। देखो आर है ही नहीं इसमें। यस सर। यस सर। कहने का मतलब है दैट इज कांस्टेंट। अब जरा इन साइड में आ जाओ,
जीरो। इन साइड में पॉइंट आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट ले लिया एक इनसाइड में, यहां पर ये पॉइंट है Q। अब यहां जब ड्रॉ करोगे तो अंदर कोई करंट है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है। तो हम लिखेंगे इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट R इज लेस देन कैपिटल R। तो ये आएगा क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। क्यों? करंट क्योंकि 0 है तो B की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब अगर इसका हमें खींचना हो ग्राफ, तो एग्जाम में अगर आपको आएगा तो ड्रॉ करना होगा ग्राफ। तो देखिए ये है R और ये है B। तो सेंटर से लेके सरफेस तक क्या है? 0 है कि नहीं? सेंटर से सरफेस 0, ये R तक। उसके बाद वैल्यू हो गई मैक्सिमा BO, और उसके बाद डिक्रीज। कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका ग्राफ होगा। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। सर हमें ग्राफ के नाम से नहीं पता। ग्राफ के नाम नहीं पता? तो जिनको ग्राफ के नाम नहीं पता, सभी लोग आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी गए हैं। यस सर। उसमें देखिएगा ऊपर एक वीडियो दी गई है, सारे ग्राफ का नामकरण किया गया होगा। हाँ ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे एक बार फिर बताइएगा, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा ग्रुप पे। आप लिंक देखा था हमने। मिला था ना? हाँ। हाँ, अब आइए जरा ये देखिए, अब बेटा इंपॉर्टेंट वाला करने जा रहा हूं मैं। देखिए अब ये वायर है, लॉन्ग वायर, लेकिन ये सॉलिड है, यानी अंदर पूरा भरा हुआ है। ये सॉलिड सिलेंडर वाला है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं एरिया में, ये ऐसा भरा हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर है। इसका अगर आप हेलीकॉप्टर व्यू देखें तो हेलीकॉप्टर व्यू ऐसा दिखाई देगा कुछ। रुको, इसका हेलीकॉप्टर व्यू कुछ ऐसा होगा। ये ऐसे दिखाई देगा बेटा टॉप पे। अब इसमें अब इसका क्या इनसाइड में 0 होगा? नहीं सर। पता चल ही गया है। तो क्यों ना हम लोग इनसाइड पहले निकाल लें, क्योंकि सरफेस और आउटसाइड तो सेम होंगे। सेम होगा। तो सबसे पहले अपन लोग ना इनसाइड में आते हैं। तो इनसाइड में ये वाले पॉइंट पर निकालेंगे। ये पॉइंट P मानते हैं और इसकी रेडियस है R। और हम अब यहां ले लेते हैं एक लाइन इंटीग्रेशन है, ये होगा लाइन इंटीग्रेशन। और इस लाइन इंटीग्रेशन पे अगर हम करंट I डैश निकालें तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट इसमें? I डैश, इसके अंदर की करंट निकाल रहा हूं भाई। टोटल करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई एरिया, और ये इसकी कांस्टेंट दी हुई है। करंट डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने लिखा
आई बाई एरिया इक्वल टू आई डैश बाई एरिया डैश, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल सर टू, आपके माइक में बहुत साउंड आ रहा है। क्यों? कर देता सर, अजीब सा। सर वो सिर्फ आप टर्न होते हो जब भी आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है माइक में। किस लिए? अच्छा, टर्न होके बोलता हूं तो आता है। यस सर। यस सर। फिर आप कुछ लिखोगे तो फिर होगा। अच्छा, नहीं तो मैं टर्न होऊंगा ही नहीं, तो लिखूं कैसे मैं? ऐसे लिख पहले लिख दो फिर बता देना। चल ठीक है। ये हम पाई बाई पाई छोटा आर स्क्वायर, तो जरा यहां से देखो, आई डैश की वैल्यू मिल रही है हमें आई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। सभी लोगों को करंट निकालने में कोई डाउट? मैंने करंट निकाला, आई डैश, ये वैल्यू आई है, करंट डेंसिटी रिमेन सेम। यस सर। अब हम लोगों को ये पता है कि हम इसी के बीच में जाने वाले हैं, ये रेडियस आर दी हुई है और जो पॉइंट हमने ढूंढा था वो ये वाला था, छोटू आर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस जीरो इक्वल टू, बी डीएल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो बी इंटीग्रल डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश अपन ने क्या निकाला था? आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई, पाई पाई तो कट गया था ना, आर बाय आर स्क्वायर इंटू छोटा आर स्क्वायर, यही तो था। यस सर। अब इंटीग्रल बी डीएल इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। देखो कुछ कटपिट होगी, एक आर से एक आर, और इसको यानी b इक्वल टू लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई बाई 2 pi r 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू छोटा आर। यानी आपको दिख रहा हो v इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू r, है कि नहीं? यस सर। यस सर। v इनसाइड। अच्छा, यहीं से b सरफेस भी निकाल सकते हैं। सेकेंड, b सरफेस, तो b सरफेस का मतलब हो जाएगा r इज इक्वल टू कैपिटल R। पुट कर दो तो देखो b सरफेस की वैल्यू मिल रही है म्यू नॉट बाई 2 पाई r इंटू आई। चेक इट। yes यस सर। अच्छा, थर्ड, आउटसाइड में, आउटसाइड में r इज ग्रेटर देन r, तो b आउटसाइड तो सेम मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई छोटा r। यानी अगर आप हॉलो ट्यूब और सॉलिड ट्यूब का सरफेस और बाहर देखें तो वो सेम आ रहा है, केवल अंतर कहां है, केवल डिफरेंस कहां है? इनसाइड। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका सेंटर पर 0 आएगा, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा। इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। इनसाइड 0 होगा? इनसाइड नहीं, सेंटर पर 0 होगा, अच्छा केवल सेंटर पर। तो यहां से हम अगर देखें तो बी सेंटर, ये 0 आएगा बेटा, और सेंटर से जैसे जैसे बाहर मूव करोगे बढ़ेगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन कंडक्टिंग कैसा होता था, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज का ऐसा होता था ग्राफ। सही है, ठीक है। तो इसके सारे फॉर्मूले एक बार हॉलो का
और सॉलिड का, दोनों जरा जल्दी से कॉपी में लिखिए, जल्दी से डायग्राम बनाइए और कॉपी में लिखिए। डायग्राम बनाइए और कॉपी पे लिखिए और डन बताइए। कर लिया बेटा? यस सर। सर एक दो फॉर्मूला। ग्राफ के साथ, ग्राफ के साथ, हॉलो का सॉलिड का ग्राफ के साथ। सर एक बार दिखा दीजिए। कौन सा? ये हॉलो ट्यूब का, ये है आउटसाइड पॉइंट, ये हॉलो ट्यूब का सरफेस पॉइंट, ये हॉलो ट्यूब का इनसाइड। इनसाइड तो मजेदार है, 0। ग्राफ बहुत जरूरी है। ये देखिए जो आपको नोट्स दी गई है, आई थिंक नोट सबको मिली होगी। यस सर। यस सर। तो भाई इसका आप चाहें तो एक दिन पहले अगर पढ़ के आएंगे ना तो बहुत आनंद। ये देखिए लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर मैंने निकाला है ये। सर इन्हें ही नोट कर लेना नोटबुक में। क्या? नोटबुक में इन्हें ही नोट कर लेना। हाँ हाँ एकदम भाई। देखिए यहाँ ये किया जा रहा है ऐसा। ये एक बच्चे की कॉपी है, मैंने पीडीएफ मांग लिया था तो आने वाली जनरेशन को थोड़ा फायदा हो जाता है। देखिए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर वाला, नो करंट, देखिए ग्राफ बनाया है। अब आगे अपन इसका एनुलर ट्यूब करेंगे, तो ये अपन मंडे ट्यूसडे वाली क्लास में किया जाएगा, ठीक है? तो अभी तो आप इसको नोट कीजिए और टेस्ट के लिए कल, अभी तो टेस्ट के लिए पढ़िएगा, है ना? कैपिस्टर की भी नोट शायद आपको दे दी गई है, सबको मिली गई होगी कैपिस्टर वाली नोट। सर वो नोट्स में वो सीआर सर्किट नहीं है तो फिर अभी नहीं करे क्या? नोट्स में सीआर होगा ऐसा कैसे? नहीं है सर, मैंने देखा था कल। जो मैंने नोट्स आपको भेजी है मैं आरसी सर्किट है ना, समझ में नहीं आया। एक मिनट, झगड़ा किस बात का है, चेक कर लेते हैं ना अपन। नोट्स मतलब एक चीज तो मैं बताऊं, मुझे तो लगता है वही पूछना चाहिए। अगर मैं पेपर बनाऊं ना तो मैं तो सीआर सर्किट ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लूं। सर ऐसा मत कीजिए, हमें नहीं आता है। मैं पेपर बना कहाँ रहा। सर आप उसे एक बार पढ़ा दीजिए ना। में है ना, उसमें सीआर हाँ सर्किट। सर वो गैल्वेनोमीटर और एमीटर भी। बिल्कुल समझ में नहीं आया था। उसकी क्लास संडे की जाएगी। पहले तो आप अपना वो 1 मिनट मेरा मैं देखूं। 26 वाले पेज नंबर पे है। आते हैं मैं उसको भेजना पड़ता है यार, इसमें सब मेरा एप्पल से जाता नहीं है तो इसलिए दिक्कत है। एप्पल वाले पे ही टेलीग्राम है, इससे जाता नहीं है। कोशिश कर रहा हूं पहुंच जाए दूसरे मोबाइल से। थैंक यू भैया। ठंडा की गरम? हाँ ठीक। ये है कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल पैरेलल प्लेट। ये तो मेरी अभी इसी साल एंथ्यूज को पढ़ाई हुई नोट्स है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सीआर सर्किट ना हो। है ना सर, लास्ट क्लास तो ये बच्चा कैसे कह रहा है कि नई नोट्स में है? ओ सर मैंने एकदम लास्ट नीचे में है।
इन्होंने पूरी नोट्स देखी नहीं है भैया। ये नोट्स केवल अपने मेमोरी नहीं भरनी है ना, ये चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, और ये रहा, यही तो चल रहा है सीआर सर्किट, ये रहा सीआर डीसी सर्किट। देखिए सीआरडीसी है ना, सीआरडीसी चार्ज कैपेसिटर, सीआर सर्किट। एसी सोर्स तो अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये डीसी के लिए। तो ये नोट्स आप केवल अपना मेमोरी कार्ड मत भरिएगा, इनको पढ़िएगा भी, समझ में आया? आप तो नोट्स मुझे जो बोलिएगा मेरे एक क्लिक पे है दूर। सारे बच्चों की मुझे पता नहीं था, 2019 में मैंने जब पढ़ाया था ना, तो मैंने बच्चों से पीडीएफ मांग मांग के रख ली। तो हुआ क्या कि मुझे अचानक 2020 में जब बैच शुरू हुआ, पता चला लॉकडाउन लग गया, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा मुझसे बहुत दूर, तो नोट्स बनाने का टेंशन ना हो, इसलिए नोट्स दे दी जाए ताकि बच्चे को एक दिन पहले पता रहे टीचर क्या पढ़ाएगा, है कि नहीं? तो अब तुम लोगों को अगला ये भाई एमईसी की नोट्स देख करके पता लगेगा कि सर अगला बार तो एन्युलर ट्यूब पढ़ाएंगे, चलो यार मंडे ट्यूसडे में क्लास लगी, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार ऐसे ही रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सर ये भी कुछ लिखवाएं इंपॉर्टेंट, जो अभी बोला था मैंने। कोई बच्चा पढ़ेगा क्या इसको? दिख रहा है तुम लोगों को? सर कॉपी मेंटेन करें या फिर इसी में से रिवीजन कर लिया करें? आप इसकी अगर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए तो जरूरत नहीं है, बट हाँ इस बच्चे के जो भी न्यूमेरिकल किए होंगे उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। ओके, वो हमें खुद करना है, समझ में आए बात? तो आप जैसे यहाँ पर कई बच्चे जो ऑफलाइन आके पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी जब मैंने नोट दिए तो प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, वो अपना क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब डेफिनेशन और ये उनको पता रहता है, वो इसी में से देखते हैं, इसी में से। सर जब आप क्वेश्चन पढ़ाते हैं तब हम लोग तुरंत ही नोट कर लिया करेंगे। हाँ, सर बाकी हम इसमें सिर्फ नोट कॉपी में कर लेंगे, क्योंकि सर जब तक खुद की कॉपी नहीं होती ना तो मजा नहीं आता। ये देखिए इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अब लेकिन ये नहीं होगा कि अब जैसे आज का मैंने बोर्ड वर्क भेजा तो आप बैठ करके नोट्स बनाने बैठेंगे। नोट्स बनाने का कोई टाइम एडिशनल नहीं, क्योंकि आपको खुद पता होगा समय नहीं है अब, है ना? मतलब तुम लोग दिन भर पढ़ते होगे, उसके बाद भी लगता होगा यार काश 2 घंटे और होते। हाँ सर ये होता है। तो इसलिए नोट्स बनाने के लिए अलग से नहीं, सुंदर सुंदर बनाएंगे। इसी की फोटोकॉपी करो, इसी पे अपना नाम लिख दो, अपना हो गया। क्या समझे? मैक्सवेल बनो, बी लाइक मैक्सवेल। क्यों गॉस थ्योरम जैसा मरना है? मतलब गॉस की तरह मरे जा रहे हैं, थ्योरम लगा ले, मैक्सवेल बनो। सर करा ली और नाम भी लिख लिया। अरे देखो वेरी गुड। अब नाती पोता को दे देना, कोई पूछे तो कहना मेरी नोट्स है, नाती पोता को यही दे देना। सर राइटिंग देख के समझ जाते हैं। पीडीएफ। एक मिनट, डॉक्टर बन जाने के बाद तुम्हारे नाती पोता राइटिंग कैसे जानेंगे? तुम तो लिखोगे ये, है ना, कि ये लिखा जाएगा। हाँ ऐसा ही है। ये कहीं से ये पैरासीटामॉल लिखा हुआ है, मतलब मैं तो डॉक्टर नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ। इसे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज वाला, मेडिकल की दुकान वाला समझ जाए, अच्छा पैरासीटामॉल से लिखा क्या था, अपन तो पढ़ ही नहीं पाए थे, पी है, इसी में लिख दिया गया। सर तो ऐसा जरूरी होता है कि हर डॉक्टर की राइटिंग? अब पता नहीं, मैं ये सब तुम लोग मुझे बताओगे, मैं तुम्हें बताऊं? मैं तो इंजीनियर हूँ। ये तुम लोग जाना कॉलेज में तो मुझे बताना सर ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। सर उनको जल्दी होती है सर, अगर सब अच्छी राइटिंग लिखने लगे तो 15 दिन में एक साथ कई लोग बोलोगे सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आया। सर अगर अच्छी राइटिंग में लिखने लग गए तो एक दिन में बस 10-12 ही पेशेंट देख पाएंगे। क्यों? मैं एक दिन में 4 क्लास पढ़ा ले रहा हूँ और राइटिंग देख लो, कोई खराब नहीं है। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता मेरी राइटिंग खराब है, पढ़ाया ना। नहीं सर वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है सर, उनको ना नोट्स बहुत सारे लिखना पड़ता है, इसलिए ना उनकी हैबिट बन जाती फिर ऐसी। हाँ कुछ होगा, तुम लोग जाके सच्चाई पता करना क्या है। भैया ने मुझे बताया होती है, डॉक्टर की राइटिंग में अच्छी होती है, हमने देखी है। सर ऐसा भी अगर अच्छी राइटिंग में लिखने लग गए तो सबको पता चल जाएगा, इसके लिए ये टेबलेट वगैरह रहती है। ऐसा बेटा कोरोना की आज तक दवा नहीं ढूंढ पाए, वो तो बॉडी रिस्पॉन्ड, जैसे मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड पैरासीटामॉल पे, तो ओके, तो तुम लोग बाद में बताना भी, देखिए इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। मैं दवा लिख रही हूँ ये आपकी बॉडी के लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। और ये आज की एज, आज की डेट पे है। देखते डॉक्टर कितने स्मार्ट है, कितनी एज है,
अच्छा 32 ईयर्स, ओके 32 ईयर। अब अगर वो 35 साल में वो दवा दी जाएगी, देखिए 35 साल के हो गए, ओके ये दवा बदल देते हैं, पता चला सॉल्ट वही था, नाम बदल गया। डॉक्टर सबसे स्मार्ट है, थोड़ी ना बेवकूफ बनाया जा सकता उन्हें। खैर चलिए, तो अगली क्लास जब होगी भाई, तो कल हम लोग डाउट कर रहे हैं, ठीक है, कल डाउट, फिर इसके आगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, सभी को जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाय बेटा।